सर्वप्रथम आज जो हमारे मंच पर जो विराजमान हैं, जो सब के सब प्रौद्ध की संस्कृति में पले बड़े हैं, और आज से जो हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट महेश प्रसाद जी, जो 93 ईयर्स ओल्ड, जिस तरह से उनकी बातों में प्रौद्ध के अंदर सद्विप्र की बातें, उसमें आध्यात्मिकता की बातें, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ को लेके पिरोया उस कम समय में, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस उम्र में भी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आए, और जिस ढंग से आपने सारी बातों को रखा, ये हम लोगों को सीखने की बात थी। आज हम लोग जो राष्ट्रीय अधिवेशन 25 है, 2025 है, उसमें हम उपस्थित हुए हैं, और हर साल एक परिपाटी है प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया का कि हम हर साल राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं, और आप जानते हैं किसी भी अधिवेशन का कुछ मुख्य उद्देश्य होता है। तो राष्ट्रीय अधिवेशन जब हम हर साल करते हैं, अभी दिल्ली में किए, इससे पहले रांची में हमने किया, उससे पहले भोपाल, पटना, इस तरह से हम हर जगह करते हैं। मकसद एक ही होता है कि हम अपने कैडर को, अपने जो हमारे अधिकारी गण हैं विभिन्न राज्य से, उसको हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ उनसे हम बात कहते हैं, कुछ उनकी बात सुनते हैं, और फिर यहाँ से जाने के बाद किस तरह से हम समाज के बीच जाके अपनी आइडियोलॉजी को, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के जो विजन और मिशन है, उसको लेके हम आगे जाते हैं। लेकिन बात अभी राजश्री दीदी ने जो कहा, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और हमारे महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और मुझे तो लगता है हम बराबरी क्यों, हम तो चाहते हैं जल्द पीवीआई के लोग मिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेन उनको बना दें। तो बराबरी क्यों, हम तो चाहते हैं आप ऊपर रहो, कम से कम बाहर दुनिया में कुछ भी हो, हमारे समाज में निश्चित रूप से हम महिलाओं की बराबरी नहीं, महिलाओं का सम्मान, आदर हम पुरुष से ज़्यादा करते हैं, कम नहीं करते हैं। लेकिन जो सामाजिक परिस्थिति है, हमारी माँ बहनों के साथ जो परिस्थिति बनी रहती है, बाल बच्चों को देखभाल करना, घर का खाना से लेके सब कुछ देखना, तो जरूर निश्चित रूप से जितने हमारे पास फ्रीडम होता है, जहाँ इधर उधर घूमने का, महिलाओं के साथ नहीं होता है। लेकिन जो मना स्थिति है, हम पुरुषों का भी जो प्रोटेस्ट हैं, उसमें महिलाओं को हम कभी कम नहीं आंकते, बल्कि हम तो कहते हैं कि हम हमेशा ऊंचा रखते हैं। और क्या ऐसी बात है कि नहीं? क्या ऐसी बात है कि नहीं? बिल्कुल। और हम तो चाहेंगे जब भी अब इलेक्शन हो, महिलाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष के रूप में भी हम उसको लाएं, जो कि दिखेगा कि हम प्रैक्टिस में करते हैं, केवल बोलते नहीं हैं। और मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का भार किसी महिला को हम दे पाएंगे, और महिला स्वहर्ष स्वीकार करेगी उस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और उतना नहीं दीदी, मैं तो महसूस करता हूँ
आज यही तीनों बच्चे मेरे सक्सेसफुल हो गए सब कुछ में, उसके समय पर पढ़ाई हो गई, वो म्यूजिक सीखा, बेटी मेरी जाके कथक सीखी, मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारा का सारा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का है। मैं तो दिन भर समाज में लगा रहता था, उसको देखता भी नहीं था कि बच्चे स्कूल गए कि नहीं, मार्क्स क्या आया मैं कभी ध्यान नहीं दिया ना। अपने बच्चों, इतने बच्चों को मैं सिविल सर्विस से पास करवाया, आईटी भेजा, हजारों हजार की संख्या में बच्चों को मैं पढ़ा ही नहीं पाता था। आज यदि तीनों बच्चे मेरे सही जगह पर हैं, कोई उंगली नहीं उठाता है, एक चरित्रवान के रूप में उसको देखता है, सब गाना बजाना जानता है, कीर्तन में कहीं भी चला जाता है, तो उसमें मेरे से ज्यादा श्रेय मेरी पत्नी को है। तो इसलिए दोनों का एक रूप होता है कि कौन कहाँ करेगा। और आपको आश्चर्य लगेगा, जो बेस्ट स्कूल है सेंट जॉसेफ कन्वेंट पटना का, उसमें उसकी नौकरी पक्की थी, लेकिन वो उसने कहा कि नहीं, आप दिन भर इधर उधर भौंकते रहते हैं, संस्था ये वो, बच्चे को कौन देखेगा। एंड सी फ्लैटली रिफ्यूज्ड, जिसके के लिए पैरवी होता है बड़े बड़े जगह से कि हमारे सेंट जोसेफ कन्वेंट में टीचर सिर्फ हो जाए। फिजिक्स के लोग हिंदी पढ़ाने को तैयार होते हैं, एंड सी गॉट दैट चांस, लेकिन सी रिफ्यूज। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं कभी दबाव भी नहीं दिया कि नौकरी करो ये करो, लेकिन जब बच्चों को देखता था वो कैसे रिक्शा पर ले जाती है, म्यूजिक सिखा के लाती है, बेटी कथक सिखा के लाती है, सब कुछ घर में हारमोनियम सिखा रही है, ये सिखा रही है, पेंटिंग सिखा रही है, तो लगता था कि ये जो दोनों का जो पुरुष का जो अपना एक फील्ड होता है, महिलाओं का जो फील्ड है, दोनों मिले तो परिवार में स्वर्ग ही स्वर्ग है। और मेरे परिवार में नरक है ही, हमेशा स्वर्ग ही रहता है। उसके पीछे कारण वही है। वही एक बात है कि देखिए, दीदी ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही कि हम नीतिवादियों की बात करते हैं, हम सारे नीतिवादियों को इकट्ठा करते हैं, केवल मॉरलिस्ट केवल नहीं, जो नीतिवादी हो, नैतिकवान ही नहीं नीतिवादी भी हो। ये काम आसान नहीं है, ये डगर में चलना आसान नहीं, बात सही है। और आज हमको आपको लगता है कि हम इतना कुछ प्रयास करके भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण है। जो समाज, ये जिस समाज की जो गति है, जिसमें हम जी पल रहे हैं, 300-350 साल पहले जो कल्पना लोगों ने किया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, एडम स्मिथ ने, सर आइजैक न्यूटन ने, डेकार्ट्स ने, उसकी परिकल्पना जो 300 साल 3 साल बाद थी, समाज उसी को अभी तक फॉलो कर रहा है। इसलिए हम उसको अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुस पाते हैं, जबकि 100-125 साल पहले पूरी बातें, पूरा मेंटल परसेप्शन सब बदल गया जब मॉडर्न साइंस आया। लेकिन अभी भी समाज वही 350 साल को ज्यादा पकड़े हुआ है बनिस्बत की 100-125 साल के आइंस्टाइन की दुनिया को, ऐसे दुनिया को अभी भी नहीं पकड़ा है। लेकिन मैं जैसा रिसर्च में पाया हूँ कि इसके लिए करीब किसी बात को समाज में पेनिट्रेट करने के लिए मेरे को समझ जैसा आता है 150 साल करीब लगते हैं। और मैं समझता हूँ ये 10-15 साल जो है, 135 साल हो गए, विज्ञान का जो खोज है, जो 135 साल पहले बहुत सारी बातें आई, बिल्कुल नए परसेप्शन आ गए, नई बातें आ गई। आज 135 साल हो गए। मैं जैसा समझता हूँ ये 15 साल बहुत क्रूशियल है, दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, इससे कोई रोक नहीं सकता है। और खुद दुनिया के लोग, हर समाज के लोग प्रोटेस्टों को खोज के पूछना चाहेंगे कि आपके गुरुदेव ने क्या सिखाया है, समाज के लिए क्या दिया है। अभी हमको आपको भागना पड़ता है उसके पीछे कि भाई जरा से मेरी किताब पढ़ लो, मेरी बात सुन लो। लेकिन समय बहुत नजदीक आ गया है जब वो आपको हमको खोजेगा और उसको बहुत खुश होगा जब जाने के ये आदमी का आर्टिस्ट है, ये आदमी आत्मार्गी है, बहुत खुश होगा उसको आपसे जब मिलेगा। ये वक्त आ गया है। लेकिन क्योंकि दुनिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, करीब 8 अरब करोड़ 8 अरब का पॉपुलेशन है, वॉल्यूम बहुत है। रोज को उसका जो गति होता है, इतना वॉल्यूम उसका वो दिखता नहीं है, बहुत धीरे धीरे होता है। जो आदमी उसमें रिसर्च किया है,
बाबा की बातों को, माइक्रोवाइटा की बातों को, समाज चक्र की बातों को, सोशल डायनेमिक्स को बहुत करीब से देखा समझा है, वो थोड़ा थोड़ा फील करता है, साधारण जन नहीं महसूस कर सकता। इसीलिए हम लोग घबराने की बात नहीं है, हम आप प्रयास करते रहें, 10 आदमी के कान में अपनी बात देते चले जाएं, आज में कुछ रिजल्ट आएगा, उस समय आपको महसूस लगेगा कि हम 10 साल पहले जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, लगता था कोई काम नहीं कर पा रहा, हम चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, ये हो रहा है, वो बाबा दीदी ने सही कहा कि सबसे ज्यादा कवरेज भुवनेश्वर मेयर के लिए उनका हुआ, इतना बढ़िया से कैंपेन हुआ, लेकिन वोट में हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए। हम खुद ही जब ये एमपी का टिकट दिए थे, जो मेरा रिलेटिव भी आईटी कानून का डाटा साइंटिस्ट है और बहुत तेज तलवार है, मेरा भतीजा ही है, वो कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और लड़ा, दादा भी गए थे, सब लोग हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और लेकिन आते आते 10,000 वोट पर अटक गया। सब लोग कहता था आपकी बड़ी अच्छी बात, आपका कैंडिडेट था, पूरा पार्लियामेंट्री क्षेत्र में उसकी चर्चा थी कि ये ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, कैंडिडेट पढ़ा लिखा, इसकी जो बात है इस पार्टी के, ये इसमें दम है, ये बात लोग कहता था। लेकिन जब वोट का समय आता है तो बहुत सारी बातें, वही 350 साल वाली बातें हो जाती है, ये 100 साल वाली पीछे छूट जाती है। तो हम यही कहते हैं कि लेकिन ये दादा बराबर कहते हैं उस हमारे में ही, हम तो प्रोटेस्ट गवर्नमेंट बना के ही शरीर छोड़ेंगे, तो हम लोग कम से कम जिस व्यक्ति ने इस उम्र में इतनी तकलीफ, इतनी मेहनत करके आज इस गाड़ी को बढ़ा रहे हैं, हम तो उनके सहायक हैं। सच बात है कि जब से हम अध्यक्ष बने हैं, जो लोग हमसे आशा रखते थे, हम दे नहीं पा रहे हैं। जिस प्रोफेशन में है, पहले बहुत आसान था यूनिवर्सिटी का जॉब, आज उतने ही डिफिकल्ट हो गया। दोनों टाइम हमारी बायोमेट्रिक लगती है, दोनों टाइम यूनिवर्सिटी टीचर का, और केवल आलतू फालतू काम है, पढ़ाई के अलावा सब काम हम करते रहते हैं, ये स्थिति है। तो मेरे पास पूरे साल में 12 CL मिलता है, उसी में ये CL मिला के हम कैसे तरह व्यवस्था करते हैं। तो हम तो इसलिए थोड़ी सी हमारी लाचारी है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारा एक समाज के अंदर में हमारी पकड़ है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन हम कहेंगे कुछ लोग, जो लोग समय दे सकते हैं, जो हमारे जैसे ये सर्विस, जो हमारी यूनिवर्सिटी सर्विस है या कहीं भी गवर्नमेंट सर्विस किसी के पास है, उस बंधन में नहीं बंधे हुए हैं, वो थोड़ा सा वक्त हमारे लिए, इस संस्था के लिए थोड़ा ज़्यादा निकालिए, और हम तो आपके साथ हैं ही, और पूरी टीम आपके साथ है ही, कहीं इसमें दिक्कत की बात नहीं होगी। और हम बार बार कहते हैं, बहुत हमारे गुरु भाई, हमारे प्रोटेस्ट इसमें थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे। हम बार बार कहते हैं, आज हम कुछ भी काम किए हैं, कुछ भी किए, राइट फ्रॉम स्टूडेंटशिप से भी, जब हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हुआ तब करते थे पटना साइंस कॉलेज से, मैं भी पैसा के लिए मैंने कभी नहीं सोचा, और पैसा के लिए मुझे किसी घर पर हाथ नहीं देना पड़ा, किसी के पास मैं भीख नहीं मांगा हूं आज तक। तो हम बार बार कहते हैं कि परम पुरुष की संस्था है, कोई साधारण व्यक्ति की नहीं है। आप एक पैर आगे रखोगे न, आनंदमूर्ति जी आपको 10 स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत देता है। ये मैं महसूस करता हूँ। मैं कभी इसकी चिंता नहीं करता हूँ कि इतना 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्या होगा, पैसा कौन देगा नहीं देगा, वो देते हैं, वो करते हैं उनका काम। उनसे हमेशा आप जुड़े रहिए, अपने गुरुदेव से, प्रभात सरकार जी से, वो सब रास्ता निकालते हैं। हमारे आपके पास कुछ नहीं है, समझिए नहीं। लेकिन जब मन मजबूत होता है, उनके प्रति श्रद्धा उतनी स्ट्रांग होती है, और हमारा कन्विक्शन उतना स्ट्रांग होता है कि नहीं, आज भले हमको लोग दुत्कार दे, हमारी बातें अच्छी लगने पर भी हमको वोट ना दे, वक्त आ रहा है जब वो खोज के प्रोटेस्टों के वोट मारेगा, और दूसरे में या नहीं प्रोटेस्ट कैंडिडेट होगा तो वहां नोटा लगेगा, किसी कैंडिडेट को, ऐसे कैंडिडेट को वोट नहीं जाएगा।
और देखिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चलिए पार्ट 2 में बाबा लिखते हैं कि वोट किसको देना चाहिए। यदि आपके आइडियोलॉजी करीब नहीं है वो, तो उसको वोट मत दो। यदि उसका समाज में उल्टा पुल्टा करता हो, आपके आइडियोलॉजी से कहीं मैच नहीं करता, तो वोट मत करो। तो क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने, आप कैसे वोट नहीं दीजिएगा, आपको तो कार्ड मिला हुआ है, आप बूथ तक जाते भी हो तो दे दिया इलेक्शन का नोटा। हमको कोई पसंद नहीं है, किसी की आइडियोलॉजी पसंद है, कोई भी कैरेक्टर से अच्छे नहीं है, लगा दो नोटा पर। ये बात जो चर्याचल पार्ट 2 में आनंदमूर्ति जी ने लिख के हम लोग को सिखाया, वोटिंग कैसे किसको करोगे नहीं करोगे, आज सिस्टम के अंदर वह खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बटन नोटा का भी लगा दिया। आपको हमको कुछ करना नहीं, हम नहीं गए वोट देने, गए लेकिन मेरे चॉइस का कोई कैंडिडेट नहीं था, मेरी आइडियोलॉजी के करीब किसी का आइडियोलॉजी नहीं था, मैं गया लेकिन नोटा में वोट करके आया। तो इस तरह से प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। और हम तो बार बार कहते हैं, और जो महेश दादाजी ने कहा कि आज दुनिया में इतने क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन की ओर जा रहा है। अब देखिए, जो गोरबाचेव जब आए रसाल में, तो उन्होंने 2 नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ग्लासनोस और प्रेस्ट्रोइका का, और कम्युनिज्म धाराशाही हो गया। मैं समझता हूं ये दूसरी बार जो ट्रंप साहब आए हैं, ये कैपिटलिज्म को धाराशाही कर देंगे। बड़े कैपिटलिस्ट हैं, लेकिन इनका जो एक इरेटिक बिहेवियर है, आप देखिए, जो ट्रेड वार चल रहा है, जो टैरिफ वार चल रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ हो रहा है, पूरा दुनिया हलचल है। एक दिन ट्रंप का स्टेटमेंट आता है, हजारों पॉइंट से शेयर मार्केट नीचे उतरता है, लाखों करोड़ों डूब जाता है, फिर दूसरे दिन स्टेटमेंट बदलता है, फिर नीचे चढ़ता है। ये जो फ्लक्चुएशन इतना है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा वर्ल्ड इकोनॉमी। और हम विज्ञान के छात्र हैं, आप सब लोग जानते हैं, दीदी टीचर रही हैं, एक इलास्टिक होता है, इकोनॉमी में इलास्टिसिटी है। तो जब गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, दादा ने कहा, मेरे दादा ने, चाणक्य ने उस समय 1:16 कहा, गैप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रवि बात्रा इसको लिखते हैं 1:10, जो रवि बात्रा की किताब में 1:10 है। पता नहीं बाबा हिंदी क्या किए कि गैप उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, दुनिया के अंदर भी ये गैप बढ़ता चला जा रहा है। गैप इतना बढ़ता चला जा रहा है कि मैं समझता हूं ये प्लास्टिक रीजन इलास्टिक रीजन के बाहर चला जा रहा है। जब इलास्टिक रीजन के रहता है तब वो सेफ मार्क कर लेगा, लेकिन जब इलास्टिक रीजन के बाहर जाएगा तो उसको हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं। इकोनॉमी रिस्टोर नहीं हो सकता है। और ट्रंप साहब के जो इरेटिक बिहेवियर है, इरेटिक डिसीजंस है, ये दुनिया को झकझोर देगा और ये इकोनॉमी बहुत जल्दी प्लास्टिक रीजन में जाएगा और ब्रॉड इकोनॉमी के लिए जो दरवाजा खुल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और ये भी आप जान लीजिए, बहुत दिन का समय नहीं है। जो आदमी इकोनॉमी को समझते हैं, जो आदमी देश दुनिया को नजर रखते रहते हैं, वो फील कीजिएगा कि कितनी बड़ी समस्याएं पूरी दुनिया के अंदर खड़ी हो गई है, वो आप नहीं जानते। एक इटली की हमारी माँ की बहन है, 1 साल पहले आई हुई थी, उसको इटली लौटना था। मैंने कहा कि अब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तो मैंने कहा वहां जाइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, रहने पीने खाने पीने का ये सब। सी स्टार्टेड क्राइंग मेरे पटना डेरा पर कि वो सी वाज हेल्पलेस, मैं जाऊंगी तो क्या होगा मैं नहीं जानती। तो आज वो स्थिति सब जगह है। मेरे खुद कई रिलेटिव, मेरा भांजा सब अमेरिका में है। मैं बार बार कहता हूँ कि अमेरिका छोड़ के इंडिया आ जाओ, अमेरिका डूबने ही वाला है। मेरी बहन जर्मनी भी है, मैं सबसे आता है। तो आज देखिए, ब्रॉड इकोनॉमी ही एक बैलेंस इकोनॉमी है। दूसरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, मार्क्सिस्ट इकोनॉमी तो फेल कर ही गया है, ये फेल के कगार पर है। और दुनिया के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि ब्रॉडेस्ट इकोनॉमी को यहाँ यूज करना पड़े। लेकिन हाँ, जब तक नहीं होता है, हमारा आपका स्ट्रगल बहुत है समाज को समझाने में, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। हमको उसके लिए भी मेंटली तैयार रहना होगा। हमारे पास 5000 वोट है, 2000 वोट है, ये कोई इशू नहीं बनता। लेकिन कुछ जो दादा बार बार कहते हैं कि हम 2-4 क्षेत्र को ही
फोकस करें और उसमें हम एक अपना पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर आगे बढ़ें और कुछ न कुछ रिजल्ट आए। इस बात के लिए हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। बिहार का इलेक्शन भी अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है। हम लोगों ने कुछ कैंडिडेट्स को भी आगे ला रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि पूरे भारतवर्ष से 34 लोग उस इलेक्शन को जीतने के लिए हमारे बिहार आए। अभी से आपको निमंत्रण है मेरी तरफ से, सारी व्यवस्था मेरी तरफ से और पीवीआई जो हमारा लोकल यूनिट से उसकी तरफ से होगा। आप लोगों को कोई चिंता नहीं करनी होगी। आज हम सब मिलकर कुछ न कुछ रास्ता समाज को, और हमारा उसमें कल्याण की बात नहीं है, हम तो समाज को एक रास्ता दिखाना चाहते हैं जिसको हमने प्रभात रंजन सरकार जी के प्रॉपर्टी फिलॉसफी से उनकी आइडियोलॉजी सीखा है। जहाँ तक सीखा है उसको हम समाज को देना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। और हमारे लिए क्या है, हम तो साधक हैं, हम तो फक्कर हैं, मेरे पास क्या चाहिए और हमको चाहिए क्या। एक्युमुलेशन वाली बात जो कही दादा ने, ये क्या है, ये खोखला कर रहा है समाज को। आज 2 शर्ट से हमारा काम चला जाएगा, 20 शर्ट लेके हम रखते हैं। अब क्यों रखते हैं? बाबा ने इसको एक टर्म यूज किया है, साइको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। हमको शर्ट की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान के हम फैन है, शाहरुख खान को बिना कॉलर का शर्ट पहना देता, हम भी चले जाते, या तो शर्ट का कॉलर कटवाते हैं, दर्जी से नहीं दूसरा खरीद के चले जाते, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इस मॉडल को लोग फॉलो करता है और यही हो रहा है। इस तरह से हमारा जो पैसे बेमतलब का फालतू जो बर्बाद किया जाता है, गरीब रोता है, भूखे नंगा है, उसकी हम मदद नहीं कर पाते। तो ये समाज की संरचना कुछ ऐसी बनी हुई है 300-400 साल से, 100 साल से पहले, जिसको तोड़ने में थोड़ा फर्क जरूर लगेगा। लेकिन हम लोग समझते हैं सोशल डायनेमिक्स को, अब समय थ्रेशोल्ड को हम क्रॉस करने जा रहे हैं। बहुत जल्द ये सारी व्यवस्था खुद ब खुद उसके अंदर आएगी और आपको हमको खोजा जाएगा। और इसके लिए आप तैयार रहिए कि कोई आदमी कहेगा कि हमारे गाँव आइए, प्रॉपर्टी कानून के लागू कीजिए, उसके लिए मैं चलिए आप तैयार रहिए कि कैसे कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब सबका मैं पहले तो वेलकम भी करता हूँ कि आप सबने यहाँ आप आए हो, और सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। और हम कुछ चाहेंगे कि इस बार हम लौटने के बाद कुछ मोमेंटम थोड़ा सा हम बढ़ाएं, जिसमें कि गति है संस्था में, और हम एक सही परिप्रेक्ष्य में लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकें। धन्यवाद। और फिर दिल्ली स्टेट कमेटी के चेयरमैन का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने दिल्ली में इस आयोजन को रखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर दादा, इतनी सारी चीज़ें बताई दादा ने। हमने अलग अलग एस्पेक्ट से चीज़ों को समझा, जाना।